25 दिसंबर 2024 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 100वां जन्मदिन था। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। इस योजना को लेकर के खूब कंट्रोवर्सीज रही हैं, खूब विवाद रहे हैं, खूब चर्चा रही है। यूपीएससी में बड़े बड़े उत्तर भी लोगों ने लिखे हैं, क्योंकि लगभग एक सदी से इस योजना पर बात हो रही है। इस योजना को लेकर के दो प्रमुख मत हैं। एक ये कहता है कि जो 5 रीजन है आपका, सूखा बुंदेलखंड है, उसको पानी मिल जाएगा, वहाँ पे उद्योग आएंगे, एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष ये कहता है कि इतनी बड़ी योजना की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा, पर्यावरण पर जो इसका प्रतिकूल असर होगा, वो इतना ज़्यादा है कि इस योजना से होने वाले फ़ायदे को वो छोटा कर देता है। हमारे साथ ऋषिकेश हैं। ऋषिकेश, आपका स्वागत है इस बातचीत में। ऋषिकेश, आप उस इलाके में गए हैं और आपने कई ग्राउंड रिपोर्ट्स भी वहाँ से की हुई हैं, तो हम आपका एक्सपीरियंस अपने दर्शकों से बांटना चाहते हैं। हमें सबसे पहले ये बताइए, जो दर्शक हमारे नहीं जानते हैं कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्या है, उनको आप संक्षेप में बता दें। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को आप ऐसे समझें कि ये शायद ऐसी योजना है जिसके पहले किसी चीज़ के शिलान्यास में 4 दशक लग गए। मतलब 1982 में ये चीज़, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तब ये फैसला लिया गया था कि देश में हमारे कई क्षेत्र हैं, कोई बहुत सूखा होता है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो मतलब वाटर का जो मैनेजमेंट हो सूखाग्रस्त क्षेत्रों में, मतलब उस सरप्लस पानी को भेजा जाए, उसके लिए 1982 में नेशनल डेवलपमेंट वाटर अथॉरिटी बनाई गई थी जी। और उसमें यह तय किया गया था कि 30 नदियाँ, जिसमें 14 नदियाँ हिमालय की और 16 प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ते हुए इस योजना को धरातल पर लाया जाएगा। तो नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान के तहत इस योजना को बनाया गया। और 2003 में आज जब प्रधानमंत्री वहां जाके आज का दिन अगर चुनते हैं, तो ये जानना महत्वपूर्ण है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने ही सबसे पहले इसको मतलब इसकी स्वीकृति दी थी। तो उसकी एक पूरी टाइमलाइन है वैसे, जैसे उसमें प्रधानमंत्री वाजपेयी का रोल भी है, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक सदी से बात चल रही थी। 1995 में पहली बार नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी कहती है अपनी फिजिबिलिटी देखते हुए कि ये प्रोजेक्ट बन भी सकता है। फिर उसके बाद 2005 में इसके लिए MOU होता है DPR के लिए। उससे पहले वाजपेयी कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में सरकार काम करेगी, और प्रधानमंत्री वाजपेयी के टाइम पे इस योजना को प्रमुखता से इम्प्लीमेंट करने के बारे में बात होती है। इससे पहले खूब बातें हो रही थी, उन्होंने कहा इम्प्लीमेंटेशन फेज। सरकार गिर जाती है, मनमोहन सिंह आते हैं, 2005 में MOU बनता है DPR का। 2008 में मनमोहन सिंह की सरकार इसे एक नेशनल प्रोजेक्ट बनाती है। अगले साल PM पैकेज जो बुंदेलखंड के लिए आया उसके अंदर शामिल कर लेती है। और फिर 2018 में आती है कॉम्प्रिहेंसिव DPR। एक चीज़ जो आगे आपका अनुभव जहाँ पे बहुत काम आने वाला है, जब तक कि जयराम रमेश पर्यावरण मंत्री रहे, तब तक कि वो बड़े खिलाफ थे इस योजना के। उनका कहना था कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आती है, तो आप देखते हैं कि थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन की तरफ बहुत स्पीड से काम होता है। 2016 में इसको टेक्नो इकोनॉमिक क्लियरेंस मिल जाता है, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस मिल जाता है 2016 में, इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाता है 2017 में, ट्राइबल अफेयर्स का क्लियरेंस मिल जाता है 2017 में, फर्स्ट लेवल फॉरेस्ट क्लियरेंस आ जाती है फिर मई 2017 में। तो कंडीशनल है। इसके बावजूद हम पाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में एक प्रॉपर कमेटी बना करके एक केस चलता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि आप जब तक के हम इस पर फैसला नहीं देते हैं एनवायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के, तब तक के आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। किस उधेड़-बुन में ये योजना फंस गई थी? देखिए, जब हम ये बात करते हैं कि कभी जयराम रमेश इसके खिलाफ थे, तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी महत्वाकांक्षी परियोजना रही है। ठीक है, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तब ये योजना बनी, और हमेशा मतलब इस चीज़ पे थोड़ा थोड़ा काम होता रहा। और चूंकि इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स थे जिसके चलते ये लगातार कंट्रोवर्सी बनी रही। मतलब कांग्रेस बीजेपी नहीं है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कांग्रेस के भी चाहते थे कि बन जाए। जी जी। लेकिन जो इन्वायरमेंट के लिए जो लोग एडवोकेसी करते रहे, उनका कहना था कि नहीं बनना चाहिए। जी जी। तो इसका जो पहला DPR था वो 2010 में तैयार हुआ। और उस बीच में ये जो टाइम लगा, जो आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, जब मोदी जी की सरकार आई और उसके बाद भी जो टाइम लगा,
वो टाइम दरअसल ये था कि मध्य प्रदेश सरकार और यूपी सरकार, इन दोनों के बीच में पानी के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन रही थी। तो 2023 में ये सहमति बनी और उसमें तय हुआ कि जो 60% जो वाटर है वो यूपी को जाएगा और 40% मध्य प्रदेश को जाएगा। और बहस ये थी क्योंकि डूब इसमें मध्य प्रदेश में है ज्यादा जी, इसलिए मध्य प्रदेश में थोड़ा रेजिस्टेंस था कि जब डूब इधर है तो फिर पानी भी ज्यादा यहाँ होना चाहिए। और उत्तर प्रदेश का कहना था क्योंकि पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, स्टेट ही ज्यादा बड़ा है, तो हमको मिलना चाहिए। एक सिंपल तरीके से मुझे लगता है, मुझे दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि आखिर केन बेतवा है कैसे, मतलब उसका पूरी ज्योग्राफी, जो हम आगे मैप में भी इस चीज को दिखाएंगे कि मध्य प्रदेश की तरफ केन है और यूपी की तरफ बेतवा है। मध्य प्रदेश के 2 जिले उसमें मुख्य रूप से आते हैं, टीकमगढ़ और छतरपुर, और यूपी के जो 2 जिले हैं वो है झांसी, महोबा। तो जो पानी है वो मध्य प्रदेश का पानी यूपी के रास्ते वहां जाएगा, यमुना में जाता है अभी फिलहाल। तो वो बेतवा में सारा पानी जाएगा। तो इसमें चीज यही है कि पानी मध्य प्रदेश का जा रहा है, मध्य प्रदेश के हिस्से मतलब कम पानी आएगा। तो इस चीज को लेके बहुत विवाद बना रहा, लेकिन फिर जब जाके 2023 में एग्रीमेंट हुआ था, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि ये सिर्फ एक एग्रीमेंट नहीं है, ये बुंदेलखंड की भाग्य रेखा बदलने की एक योजना है। तब जाके ये पूरी सहमति बनी थी। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि 5 अक्टूबर 2023 प्रधानमंत्री इसका शिलान्यास करने वाले थे, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस का जो दूसरा स्टेज है उसका क्लियरेंस नहीं मिल पाया था, और उस टाइम पे वहाँ पे जो विस्थापित जो लोग हैं, जो विस्थापन का दर्द हो सकता है आगे जाकर झेलें, उन लोगों का जो विरोध प्रदर्शन था, इसकी वजह से भी ये टल गया। और इसमें हालांकि मुख्य कारण यही रहा कि वो लास्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाया था, तो इस वजह से भी ये चीज़ टली। और मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट से फ़ायदा तो मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा उन क्षेत्रों को, जाहिर सी बात है, जब पानी आएगा उन सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जाएगा, सिंचाई बढ़ेगी, उन्हें फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल सारा यहीं उठता है, और एक्सपर्ट्स के जो कमिटीज में जो बाकी पहले भी लोग रहे उनका भी एक अंतर विरोध रहा हमेशा। तो सवाल यही है कि क्या केन के पास इतना सरप्लस पानी है कि वो पानी आप यूपी को दे सकें? हाइड्रोलॉजिकल डाटा आज तक पब्लिक नहीं हुआ है। मतलब जो एडवोकेसी में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनका ये कहना है कि आप कहीं तो वो चार्ट होगा जिसमें दिखता होगा कि जनवरी में, मई में, जून में केन में पानी होता कितना है और उसमें से कितना पानी आप प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि आप पूरा ही प्रोजेक्ट में लगा देंगे। कुछ भाई केन एक नदी है तो उसमें कुछ पानी आपको बांध के आगे भी बहने देना है। अब जैसे इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अब जो कौन लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विरोध पन्ना के स्थानीय लोग कर रहे हैं, क्योंकि पानी जिस तरफ से आता है केन के डाउन स्ट्रीम में, जहाँ पे बांध दौधन जो गांव है वहाँ जहाँ पे वो बांध बनेगा उसके डाउन स्ट्रीम में पन्ना जिला है। तो उन्हें डर ये है कि बांध बना के वो जो सरप्लस पानी या फिर जितने भी पानी को रोका जाएगा उसको कहीं झांसी महोबा की तरफ डाइवर्ट कर दिया और उन्हें पानी ना मिले। तो एक इस चीज का विरोध है। और उसके बाद जिस वजह से खासकर इसके सारे क्लियरेंस रुक रहे थे उसमें एक चीज है कि पन्ना नेशनल पार्क के अंदर डूबा रही है कोर एरिया का 10%, और जिसमें लगभग 46 लाख पेड़ जो एक अनुमान है काटे जा सकते हैं, और 6000 हेक्टेयर उसका एक FRL होता है कि जमीन से 10 मीटर तक के डूब में जो भी पेड़ आता है उसको काटा जाएगा। तो इस हिसाब से जहाँ तक मैंने वहाँ के फील्ड डायरेक्टर से भी बात की थी एक बार, उन्होंने बताया था कि लगभग 46 लाख पेड़ काटे जा सकते हैं। तो अब इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वो उसकी स्टडी मतलब लोग लगातार कर रहे हैं, उस पर बातचीत कर रहे हैं। और फिर और जब फर्स्ट लेवल क्लियरेंस आया भी था ना, जो आप ऋषिकेश बता रहे हैं, तो बहुत सारे मतलब कमेंटेटर्स ने कहा था कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि किसी नेशनल पार्क के अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर इस स्केल के प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है। और वो कमेंटेटर्स नहीं थे, वो एक्सपर्ट्स कमेटी में रह चुके हैं। जब एक्सपर्ट जैसे हमको और आपको किसी कमेटी में रखा गया, मेरा अंतर विरोध रहा है कि नहीं ये प्रोजेक्ट नहीं पास होना चाहिए, तो जो कमेंट्स कर रहे थे वो वैसे लोग थे। उनमें से एक है हिमांशु ठक्कर। सबसे पहले एक CEC कमेटी बनाई गई थी 2016 में, तो उसने उस टाइम पे CEC कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया, उसने उसको इन्वायरमेंटल हजार्ड बताया था। तो CEC कमेटी ने जब रिपोर्ट दिया तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी विकास परियोजना के चलते हम इन्वायरमेंट को इस तरीके से बर्बाद नहीं कर सकते।
और फिर एक सवाल ये भी पूछा था कि क्या केन के पास इतना पानी है कि वो दूसरों को दे सके, मतलब बाकी जगहों पे इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया जा सके। तो इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिला। और उस टाइम पे एक एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी बनाई गई थी और जिसमें 5 बैठकें हुई थी और 5 बैठकों में लगातार इन सवालों, मतलब वो जो एक्सपर्ट्स कमेटी थी वो पूछते थे कि राज्य सरकार से, केंद्र सरकार की जो एजेंसी जो इस पे काम कर रही थी, कि मतलब इन सारे सवाल वो पूछते थे। इसका जवाब कभी स्पष्ट नहीं मिल पाया। तो फिर हुआ ये क्या कि उस अप्रेजल कमेटी को ही भंग कर दिया गया और उसके बाद एक जब नई अप्रेजल कमेटी बनी उसमें इन सवालों को फिर एड्रेस ही नहीं किया गया। तो बेसिकली उसमें जो लोग थे, क्योंकि कमेटी के लोग ये भी कह रहे थे कि आप ना बिना केन बेतवा के भी कर लोगे मैनेज, आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कैपेसिटी को आप एक्सपांड कर लीजिए। वो जैसे मैंने हिमांशु ठक्कर जी से बात की थी, वो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं और वो ये चीज़ हमसे कह रहे थे कि कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप बांध तो बना देते हैं, प्रोजेक्ट्स में इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर पानी रहेगा ही नहीं तो आप देंगे कहाँ से। तो उनका सवाल यही था कि एज एन एक्सपर्ट, मतलब कमेटी के मेंबर होने के चलते मुझे ये तो बताइए कि इसका हाइड्रोलॉजी हुआ है कि नहीं, आप मुझे वो रिपोर्ट दिखाइए कि क्या है यहाँ की स्थिति। तो इस सवाल का जवाब उन लोगों को भी नहीं मिला, वो लोग कमेटी से निकाले भी गए। और उसमें फिर मैंने वो नेशनल डेवलपमेंट वाटर एजेंसी NWDA के चेयरमैन से मैंने बात की थी, भोपाल सिंह उनका नाम है। तो अब उनका ये कहना था कि इसकी हाइड्रोलॉजी हुई है, हमने ये सारा कुछ सारे जितने भी डेटा हैं, तमाम चीज़ें हमने सब कुछ किया है, तभी हम इसको आगे पास कर रहे हैं। तो जो लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं उनको हाइड्रोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, मतलब पब्लिक नहीं किया कभी। तो हमने उनसे यही सवाल किया कि तो फिर अगर है तो पब्लिक कर दीजिए, लोगों को एकदम मतलब उसका सारा असेसमेंट, पीयर रिव्यू होगा। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उस समय हुई थी और इस तरीके से ही एक तरीके से ज़बरदस्ती पास करने जैसी चीज़ें सामने आई, ऐसे इल्ज़ाम लगे। हाँ, जैसे हिमांशु ठक्कर जी ने NGT में एक पिटीशन भी दायर किया था इस पे, जब फॉरेस्ट क्लियरेंस का एक स्टेज बचा हुआ था। तो उस टाइम पे NGT ने ये कहा था कि अगर जब इसको लास्ट क्लियरेंस जब मिल जाएगा तब हम इस पे सुनवाई करेंगे। हालांकि इस चीज़ पे अभी तक कोई अपडेट नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसको हमेशा से खारिज करती रही है, केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को, जो भी CEC की रिपोर्ट थी उस एक्सपर्ट कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे। लेकिन अभी तक इसमें कोई ऐसा अपडेट है नहीं कि आगे क्या चीज़ें होंगी। अच्छा ऋषिकेश, मुझे ये बताइए, अच्छा इस बातचीत का मतलब ये ना निकालें हमारे दर्शक कि हमें कोई प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ कि और खबरगांव में जिस तरह से हम काम करते हैं उस इंटेग्रिटी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जैसे ऋषिकेश ने पहले कहा कि पॉलिसी मेकर्स हमेशा चाहते थे, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम आता है, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम आता है, उसमें इंदिरा गांधी का भी नाम आता है, उसमें तमाम जो सिलसिला प्रधानमंत्रियों का चला है और अलग अलग रंग और झंडों की सरकारों का चला है, पॉलिसी मेकर्स हमेशा इस प्रोजेक्ट को चाहते थे और उनकी मंशा गलत नहीं है ना। वो इरिगेशन अगर बढ़ाना चाहते हैं तो इस मंशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना चाहते हैं तो इस मंशा में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बात ये चल रही है कि क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के बारे में कदम उठाए गए हैं, क्या हमने खुद को इस बात के लिए संतुष्ट कर लिया है कि हम ये प्रोजेक्ट लाएंगे तो हमारे ही देश का अहित तो नहीं होगा, क्योंकि जो इकोलॉजी है, जो पर्यावरण है, जंगल है, वो भी भारत का उतना ही बड़ा संसाधन है। एक एक्सपर्ट को मैं कोट करना चाहूँगा, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, MK रंजीत सिंह झाला, जो चीता प्रोजेक्ट को भारत में लाने के लिए काफ़ी पॉपुलर रहे। उन्होंने ये सारे प्रोजेक्ट को देखा। पन्ना नेशनल टाइगर रिजर्व, मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिलाने में उनका ही रोल था। उस टाइम वो फॉरेस्ट सेक्रेटरी थे मध्य प्रदेश सरकार में। तो उन्होंने भी इस पे बहुत सवाल खड़े किए कि जब अप स्ट्रीम में ही पानी नहीं है तो डाउन स्ट्रीम में कैसे जाएगा। तो मतलब ये जो सवाल जो एक्सपर्ट्स कमेटी पूछ रहे हैं, जो कभी उनके साथ रहे भी, इन चीज़ों पे काम भी किया, उनको भी इन सवालों का जवाब नहीं मिल पा रहा है। मुझे एक ऋषिकेश बात बताइए, आप क्योंकि उस इलाके में हफ्ता भर शायद रहे थे, तो मुझे, हम जिस जंगल की बात कर रहे हैं उसमें क्या डाइवर्सिटी है, उसमें किस तरह के प्राणी रहते हैं, वो कितने महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, मैं कम से कम अब तक अपनी ज़िंदगी में 20 से ज़्यादा टाइगर रिजर्व घूम चुका हूँ। अब बहुत सारे जंगल मैंने देखे, लेकिन मैंने उतना डाइवर्स फॉरेस्ट आज तक कभी नहीं देखा। आप जब वहाँ देखेंगे तो कोई एक ऐसा पेड़ है ना जो सिर्फ आपको 500 मीटर के अंदर दिखेगा, फिर वो आपको जंगल में कहीं नहीं दिखेगा। कोई एक ग्रास लैंड है जहाँ पे एक स्पेसिफिक ग्रास है जो आपको 1 किलोमीटर के दायरे में दिखेगा, फिर आपको कहीं नहीं दिखेगा।
और ऐसे में जब 10% कोर एरिया आप समझ सकते हैं कि सबसे खूबसूरत, पूरे जंगल का सबसे खूबसूरत एरिया, तो अगर 10% कोर एरिया अगर डूब क्षेत्र में आता है तो पूरे डाइवर्सिटी को नुकसान होता है। और स्पेशली वहाँ पे केन घड़ियाल एक प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे मतलब केन नदी में घड़ियाल काफ़ी ज़्यादा वो बांध के नीचे हैं। पड़ेगा जो घड़ियाल प्रोजेक्ट वहाँ चल रहा है, और वहाँ वल्चर नेस्टिंग भी होती है, गिद्ध जो होते हैं जी जी अपने वो घोंसले वहाँ बनाते हैं। तो वो भी एक स्ट्रेस है कि जब डैम अगर बन जाएगा और उसमें पानी जमा होगा तो वो रेगुलरली वाटर रिलीज करेंगे, तो उसमें फिर घड़ियाल के जो छोटे छोटे बच्चे होंगे या गिद्धों के जो घोंसले होंगे उनका क्या होगा। और सबसे जैसे देखिए, अगर वहाँ पे ये प्रोजेक्ट जब बनेगा तो मानिए कि बड़े बड़े ट्रक आएंगे, ठीक है, वहाँ पे स्टोन्स की ब्लास्टिंग होगी, तो उसकी वजह से वहाँ पे मतलब जिस तरीके की स्थिति पैदा होगी वो काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि 10 साल पहले वहाँ जो टाइगर्स की जो संख्या थी पन्ना टाइगर रिजर्व में, वो 0 हो गई थी। और बहुत बड़ा बवाल हुआ था। हाँ, और कि टाइगर स्टेट के एक बड़े नामी नेशनल पार्क से टाइगर कैसे गायब हुआ। ये बड़े एक सिलसिला चला था, देखिए पन्ना में गायब हुए, सरिस्का में गायब हुए, ताड़ोबा में गायब हुए। तो वही चीज़ें सवाल हो रही है कि अब आपने 0 से उसको 150 कर दिया, तो मतलब सारे लोकल्स के यही सवाल हैं कि क्यों आप इस खूबसूरती को नष्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद एक और मामला जो वहाँ बहुत ज़्यादा चल रहा है वो है विस्थापन का। और विस्थापन का मामला ये है कि वहाँ पे जो बहुतायत जो आबादी है वो आदिवासियों की है, जो जंगलों पे आश्रित रहे हैं। कम से कम 10,000 से ऊपर आबादी है जो कोर और बफर एरिया में रहते हैं, तो उन लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है और उनको सरकार कॉम्पनसेशन भी दे रही है। जैसे 3 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर उनको कॉम्पनसेशन मिल रहा है, किसी इंसान के पास आधा हेक्टेयर ही है, ठीक है, तो अब उसको 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। उसके ऊपर सरकार 12.5 लाख रुपए का एक और कॉम्पनसेशन दे रही है, अनुदान। तो अब लोगों को ये 12.5 और 3 ये एक वन टाइम हाँ, है। मतलब अगर आपको मतलब आपके पास अगर 1 हेक्टेयर अगर ज़मीन है तो सरकार आपको 15 लाख रुपए देगी। अब आप लेके उसको कहीं जाइए, उनको ये नहीं समझ में आता कि उस 15 लाख का वो करेंगे क्या। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की और बहुत ज़्यादा ये चीज़ आई भी कि एक जो प्रॉपर होता है, ग्राम सभाएं लगाई जाती हैं, एकदम बहुत पार्शियलिटी, ये इम्पार्शियलिटी से जो काम होता है इसमें, तो वो लोगों को उस तरीके से भरोसे में लेके इस योजना को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। और एक चीज़ और, मतलब अब एक सवाल ये आता है कि जब इतना सारा कुछ ड्रास्टिक चेंज वहाँ पे आएगा तो इसके लिए ऑप्शन क्या है। तो एक 2023 से लेके 2033 तक का एक टारगेट इन्होंने रखा है कि ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप प्लान, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस प्लान को तैयार किया है। और आपको जानकर ये बहुत आश्चर्य होगा कि वहाँ के एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर के रमेश, जो कि उस एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर थे जिन्होंने अप्रूव किया था, जिन्होंने इसको खारिज किया था। और उन्होंने ही लास्ट में ये बोला कि नहीं ये सही है, तो फिर उन्होंने अपना एक प्लान तैयार करके दिया। और उसमें ये है कि करीब मतलब राज्य सरकार ने उनको उतनी ज़मीन दी जितना ज़मीन यहाँ पे कटेगा, मतलब जितने पेड़ कटेंगे, और उसमें वो एफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। तो इस पे भी मैं फिर से एम.के. सिंह झाला को कोट करूँगा, क्योंकि उसी आदमी ने उस जगह को बनाया है। तो एम.के. झाला एक कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कमेटी एक बनाई गई थी, उसके वो चेयरमैन थे कि अगर हम कहीं कृत्रिम जंगल जब तैयार करेंगे तो उसको लेके जो इंसान प्लान बनाएगा वो एम.के. सिंह झाला होंगे, वो उसके चेयरमैन होंगे। वो कह रहे हैं कि जंगल को आप कभी तैयार नहीं कर सकते, जंगल एक ऐसी चीज़ है जिसको आप प्रिजर्व कर सकते, हाँ, जिसका आप संरक्षण कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अभी वहाँ पे चल रही हैं। और अभी एक रिपोर्ट भी आई थी, ग्रीन कवर आपने देखा ही होगा, इंडिया में वो कह रहे हैं कि ग्रीन कवर बढ़ा है, लेकिन वो ग्रीन कवर किस तरह का बढ़ा है। और काफ़ी लोगों ने चिंता जताई है कि देखिए बाय परसेंटेज इंडिया में ग्रीन कवर ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, वो किस तरह का ग्रीन कवर है। क्या वो सड़क के बगल में लगे हुए वो ग्रीन बेल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, या हम बड़े बड़े पार्क्स की बात कर रहे हैं, या हम एक डेंस फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं जहाँ बाघ रहता है ना। वो ये बिल्कुल ही अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सरकार के जितने एफॉरेस्टेशन की जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स हैं मैं उन सबको हमें एक बिल्कुल खारिज ही कर देना चाहिए। एफॉरेस्टेशन इज़ अ थिंग जो होना भी चाहिए, लेकिन उसमें भाई जो वो तो एक्सपर्ट्स ही बता पाएंगे, वो इकोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे कि जो आप एफर्ट कर रहे हैं वो कितना सही जा रहा है, नहीं जा रहा है।
और एक चीज़ और ये है कि ठीक है आप एफॉरेस्टेशन आप करेंगे, लेकिन मतलब एक्सपर्ट्स ही ये कहते हैं और हम सब भी इस चीज़ को मानते हैं, जंगल को कभी किसी ने बनाया नहीं है, वो उगा है। वो खुद से वो जानता है कि हमें कैसे फिर से तैयार होना है। मतलब जंगल आपको हमेशा वैसा ही दिखता है। मैं जादव पायेंग जी से मिला था, अभी इलेक्शंस कवर करने के लिए गया हुआ था और असम में था। तो वो उन्होंने एक ब्रह्मपुत्र के बीच में एक सैंड बार के ऊपर पूरा जंगल बनाया है ना, उन्हीं के नाम पर वो हो गया है और उन्हें मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। तो मैं पायेंग जी से मैंने पूछा कि कैसे आपने, उन्होंने कहा कि, और एग्जैक्टली जो झाला साहब बोल रहे हैं कि जंगल को उगाना नहीं है, उन्होंने कहा कि आप काटना बंद करो, वो अपने आप उगता है। अब जैसे बांस को पता है मुझे यहाँ निकलना है, चीड़ को पता है मुझे यहाँ निकलना है, बाघ को पता है मुझे यहाँ जाना है। अब जैसे इसके डिफेंस में अब जो चीज़ें कही जा रही है कि पन्ना टाइगर रिजर्व का 10% कोर एरिया डूबा नहीं है, बल्कि ये जंगल और बढ़ा है। और इसका जो तर्क है वो ये है कि आसपास के जो एरिया में जो वहाँ जंगल हैं, रानी दुर्गावती अभयारण्य है या फिर नौरादेही है, इन सबको स्टेटस मिल जाएगा पन्ना टाइगर रिजर्व का। तो अब ये हो रहा है कि जंगल कम कहाँ हुआ है, जंगल तो बढ़ा है। अगर निखिल रख दिया जाए तो खबरगांव में 2 निखिल हो जाएंगे। हाँ, तो बेसिकली मतलब ओवरऑल जो चीज़ें हम समझ पाते हैं वो ये कि सीईसी ने एक रिपोर्ट में ये भी कहा था कि जो 53% जो एरिया है पन्ना टाइगर रिजर्व का, वो बाघों के रहने के लिए अनुकूल अभी भी नहीं है। तो आप सोचिए कि जब वहाँ पे ब्लास्टिंग होगी, जब वो बड़े एक क्षेत्र जब डूबेगा, जब वहाँ पेड़ों की कटाई होगी, तो मतलब 53% क्या कि मतलब ठीक है, मैं कोई एज एन एक्सपर्ट नहीं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि वो स्थिति और बदतर ही होगी। अभी की बात है, दिल्ली से चेन्नई का जो रेल मार्ग है वो भोपाल में रातापानी के अंदर से जाता है ना। तो आप अगर दिन में आपकी ट्रेन जा रही है, दर्शकों की कभी देख सकते हैं, भोपाल से 1-1.5 घंटे बाद वो जंगल चालू होता है और बुधनी तक के चलता है, जहाँ आप नर्मदा को क्रॉस करते हैं, तो वो रातापानी है। तो वहाँ पे 2 लाइन्स थी, अभी ट्रिपलिंग हुई है उसकी, और उन्होंने जगह उतनी ली है कि 4थी लाइन भी डले। तो आप जिस एजेंसी ने उसको बनाया है, उनके आप YouTube पे अगर वीडियोस जाके देखें, या जो इंजीनियर वगैरह यूट्यूबर छोटे छोटे फ़ोन से नहीं बना लेते हैं वर्टिकल वीडियो वगैरह, 20 बार ऐसा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट माफ़ कीजिए, जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस भारत सरकार से मिला था, उसमें ये गारंटी मांगी गई थी इंडियन रेलवेज से कि आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन आप इस बात को इंश्योर करेंगे कि रातापानी में काम सिर्फ दिन में होगा, रात में नहीं होगा, क्योंकि निशाचर वहाँ पे बाघ रात ही को विचरण करता है। लेकिन मैं 20 वीडियो आपको दिखा दूंगा जिसमें लोगों ने रात को अपने फ़ोन से बाघ का वीडियो बनाया है। इसका मतलब लोग रात में होते थे वहाँ पे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने वहाँ जो चीज़ें देखी है, मैंने काफ़ी मध्य प्रदेश में रहते हुए मैंने वाइल्ड लाइफ कवर किया है, तो मैंने ये चीज़ देखी कि हमारे लिए ये लगभग रोज़ की खबर थी। 10 दिन में पता चला कि ट्रेन ने मतलब 3 तेंदुए ट्रेन की चपेट में आ गए, 2 बाघ मारे, मतलब ये चीज़ें, रात को शिकार और तमाम चीज़ें, मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी कि मतलब मैं क्या ही बोलूँ इसके बारे में। एनीवेज, और कुछ आप ऐसी चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं जिस बारे में हमने पहले नहीं बात की है? नहीं, ओवरऑल हमने वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। अब सवाल यही उठता है कि जब एनजीटी में जब पिटीशन डाला गया था, तो उन्होंने बोला था कि लास्ट क्लियरेंस के बाद हम इस पे हियरिंग करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का भी एक स्टैंड था कि हम किसी विकास परियोजना के चलते इन्वायरमेंट को मतलब बर्बाद नहीं करेंगे। तो आज जब इसका शिलान्यास हो जाएगा, अब जब ये चीज़ें एकदम उस तरीके से पब्लिक डोमेन में आ गई हैं कि हाँ अब इस पे बात होंगी, तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी का इस पे क्या तो शिलान्यास का इंतज़ार वैसे सरकार ने किया नहीं है। एक अवार्ड विनिंग रिपोर्टिंग सीरीज़ थी धीरज मिश्रा की, वो पब्लिश्ड है, उसका लिंक हम दे देंगे। तो उसमें वन ऑफ द फाइंडिंग्स ही हैड कि, और आरटीआई से उन्होंने निकाला था कि सुप्रीम कोर्ट के फाइनल अप्रूवल के ग्रांट से पहले सरकार इम्प्लीमेंटेशन चालू कर चुकी थी। तो इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। हाँ, तो ये चीज़ें तो हमने देखी ही जब तक क्लियरेंस मिलना बाकी था, लेकिन विस्थापन का काम शुरू हो चुका था। वो सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब कि हमेशा से ये चीज़ दिमाग में थी कि ये हमें करना है। ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों को विस्थापित कर रहे थे, हो सकता है लास्ट में क्लियरेंस ना मिले। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ रहा है कि किसी क्लियरेंस का वेट नहीं किया गया। प्रोसेस की यहाँ बात हो रही है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि खबरगांव बिल्कुल जो अब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनसे बड़ी संख्या में आम लोगों का फ़ायदा होना है, उनके पक्ष में है, लेकिन ड्यू प्रोसेस का सम्मान हो, ये भी कहना पत्रकारों की जिम्मेदारी है।
और जो कानून हमारे देश में बने हैं उनका पालन हम करें और सरकार भी करे, ये भी कहना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी ये भी कहना है कि जो पारिस्थितिकी है, ऋषिकेश ने 2-3 बार इस बात को रेखांकित किया कि जंगल बन नहीं सकते हैं, वो जंगल बचे रहें और उनसे आने वाली ऑक्सीजन हम लेते रहें जब दिल्ली में AQI 999 के ऊपर जाता है। तो इसीलिए ऋषिकेश जैसे फील्ड रिपोर्टर्स के अनुभव को आपसे बांटने की ज़रूरत पड़ती है, उसे अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। खबरगांव की ये पेशकश आपने देखी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको कैसे लगी। शुक्रिया ऋषिकेश का, उन्होंने अपना अनुभव फील्ड से बांटा है, और शुक्रिया अभिषेक + अभिषेक का, जिन्होंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है।